हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, एक बड़ा गंभीर प्रश्न आता है जब हमें सूट फाइल करना होता है कि हम सूट प्रॉपर्टी के रिलेटेड किस कोर्ट में पेश करें। क्या किसी प्रॉपर्टी का केस किसी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है? जहां बहुत बड़ा वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, तो क्लाइंट से पूछते हैं कि क्या हम सीधे हाई कोर्ट, क्या हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट, जैसे कोई इंजंक्शन सूट हो, प्रॉपर्टी का कोई डिक्लेरेशन हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो या पार्टीशन सूट हो, तो प्रश्न उठता है कि उस प्रॉपर्टी का केस का ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट में होगा, किस कोर्ट को क्षेत्राधिकार होगा। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दीवानी प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 16 और सेक्शन 17 को आज हम डिस्कस करेंगे, जो ये बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस किस अदालत में करने चाहिए, किस अदालत को उसका क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन है उस केस को एंटरटेन करने का। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी दिल्ली में सिचुएटेड है तो आप उसका केस केरला में कर देंगे क्योंकि आप केरला में रहते हैं, या प्रॉपर्टी मुंबई में सिचुएटेड है तो आप उसका केस बेंगलोर में कर देंगे क्योंकि डिफेंडेंट बेंगलोर में रहता है। ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले सेक्शन 16 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में पढ़ना चाहूंगा। वो ये कहता है, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड। सूट वहां करना चाहिए जहां सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड हो, और सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब इसके जो सेक्शन 16 का ABCDEF है और इसका प्रोवाइजो है और एक्सप्लेनेशन है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी हम वन बाय वन पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका है, सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी एंड अदर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी हो, किसी और ने पोजीशन ले लिया हो, पोजीशन लेना हो, या रेंट का प्रॉफिट से रिलेटेड सूट हो तो कहाँ होगा। फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी पैतृक संपत्ति के पार्टीशन का मामला है तो सूट कहाँ होगा। फॉर फोरक्लोजर, सेल, रिडीम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज और ऑफ चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो उसका फोरक्लोजर कैसे होगा, सेल कैसे होगा, इसका सूट कहाँ होगा। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट वेस्ट करता है तो उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा। फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई कंपनसेशन वसूलना है तो वो सूट कहाँ होगा। फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी कोई अटैचमेंट में, डिस्टेंट में, तो उसका सूट कहाँ होगा। तो इसका जवाब दिया गया, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि जिस जगह, जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के लोकल लिमिट्स में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसका सूट भी वहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी दिल्ली में सिचुएटेड है और दिल्ली के विवेक विहार में है, तो दिल्ली के विवेक विहार का ज्यूरिसडिक्शन जिस कोर्ट को अलॉटेड है हाई कोर्ट के द्वारा, वो प्रॉपर्टी का केस भी उसी कोर्ट में होगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जयपुर में है, टोंक रोड पर स्थित है, तो जयपुर में टोंक रोड का ज्यूरिसडिक्शन जिस कोर्ट का है, उसी कोर्ट को वो केस सुनने का अधिकार, क्षेत्राधिकार या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि जयपुर की प्रॉपर्टी का केस आप दिल्ली में फाइल कर दें, दिल्ली की प्रॉपर्टी का केस आप बॉम्बे में फाइल कर दें। आपको उसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, सूट भी वहीं फाइल करना होगा। हाँ, इसका एक प्रोवाइजो है, परंतु है, प्रोवाइडेड दैट ए सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट मे, वेयर द रिलीफ sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated or where the defendant resides। हाँ, यदि सूट से कोई रिलीफ प्राप्त करना हो कंपनसेशन से रिलेटेड,
तो सूट दो जगह हो सकता है, जहां की वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो या जहां पर प्रतिवादी या डिफेंडेंट एक्चुअली रेजिड्स करते हो या वर्क फॉर गेन करते हो। अब यहाँ पर एक है इसका एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में होनी चाहिए, उसकी बात हो रही है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि मान लीजिए दो भाइयों में कई संपत्तियों का विवाद है, एक प्रॉपर्टी जयपुर में है, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में, एक मुंबई में, तो सूट कहां पर होगा? क्या हमें अलग अलग सूट करने पड़ेंगे? जी नहीं दोस्तों, सूट एक ही करना पड़ेगा। और इसका जवाब दिया सेक्शन 17 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने। मैं पढ़ना चाहूंगा सेक्शन 17। सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। यदि डिफरेंट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में कई प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, दो या अधिक प्रॉपर्टी, कई मतलब, तो सूट कहां होगा? वेयर ए सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated, provided that in respect of the value of subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court. मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है या एक से अधिक प्रॉपर्टी है, उसका एक पार्ट तो एक कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में करता है और दूसरा पार्ट दूसरे कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में, तो किसी भी कोर्ट में आप दावा पेश कर सकते हैं। मान लीजिए एक और उदाहरण, एक प्रॉपर्टी दिल्ली में है, एक मुंबई में है, और दोनों भाइयों में एक ही डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे पिताजी ने एक वसीयत कर दी और एक प्रॉपर्टी दिल्ली की उसमें लिख दी, एक प्रॉपर्टी मुंबई की लिख दी, और वो वसीयत डिस्प्यूटेड है, तो अब क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का दावा दोनों भाइयों के बीच में कहां चलेगा? तो चूंकि प्रॉपर्टीज डिफरेंट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है, तो वो दिल्ली में भी चल सकता है या मुंबई में भी चल सकता है। आपको दोनों जगह एक ही पार्टीज को दो अलग अलग दावे करने की आवश्यकता नहीं है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि यदि क्लेम्स अलग अलग आप करेंगे तो वो सेक्शन 10 से बाधित हो जाएगा, इसलिए आपको एक ही सूट करना होगा। सेक्शन 10 क्या होता है? मैटर किसी अन्य कोर्ट में सब जुडिस है तो दूसरी कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए यदि दो प्रॉपर्टी है, एक बात, या एक ही प्रॉपर्टी के डिफरेंट पोर्शंस हैं, उनका अलग अलग टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है डिफरेंट कोर्ट्स का, तो किसी भी कोर्ट में जहां पर प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी का एक भाग है, एक पोर्शन है, उसको टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होने के कारण उन दोनों में से किसी भी कोर्ट में केस किया जा सकता है। अब इस बारे में हम एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट का डिस्कशन करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया 26 सितंबर 2005 को। केस का नाम है हर्षचंद चिमनलाल मोदी वर्सेस DIF यूनिवर्सल एंड अनादर। इस केस में क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी गुड़गांव में सिचुएटेड थी, लेकिन दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट भी दिल्ली में हुआ, पेमेंट भी दिल्ली में हुआ और डिफेंडेंट भी दिल्ली में ही रेजिड करते थे, तो केस को दिल्ली में पेश कर दिया। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रॉपर्टी गुड़गांव में सिचुएटेड है तो ये दिल्ली में चलने योग्य केस नहीं है और इसको गुड़गांव में ही ट्राई करना पड़ेगा, ट्रायल इसकी गुड़गांव में ही होगी। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में जाना कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में है तो हमें केस कहां पर पेश करना पड़ेगा और किस कॉम्पिटेंट कोर्ट को उसको सुनवाई का ज्यूरिसडिक्शन है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।